हमारे टैक्स रूल ने आपको ये हवाला भी दिया है, किस ट्रिब्यूनल के किस फैसले के आधार पर ये रहस्य निकलकर सामने आए, आप उसका पूरा फायदा उठाएं और नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाएं, जो टैक्स रूल का मुख्य मकसद भी है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहली कॉलर है हमारे पास मुंबई से एलिया रिजवी जी। रिजवी जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। जी नमस्कार जी। एक्चुअली हमने हमारी प्रॉपर्टी थी पूना में, जो हमने बेच के हमने एक अपने नाम पे फ्लैट लिया था, बट जो हमने परचेज किया था तो हमने हमारे नाम पे और हमारी वाइफ के नाम पे जॉइंट नाम से लिया था। ठीक है। तो इनकम टैक्स ने हमको नोटिस भेज दी कि आपका जो परचेज प्राइस है वो आधा ही गिना जाएगा क्योंकि आपने अपनी वाइफ का नाम ऐड कर दिया है, जबकि हमारी वाइफ हाउस वाइफ है और उनका कोई फाइनेंशियल कुछ इंडिपेंडेंट स्टेटस है नहीं। तो अब इस केस में अब हम क्या करें, क्योंकि अब इनकम टैक्स के हाथ से नोटिस आ गई हमको। बिल्कुल। जी हाँ रिजवी साहब, देखिए अभी जो मैं रहस्य बता रहा था उसमें से मुझे लग रहा है अजीब इत्तेफाक है कि रिजवी साहब ठीक उसी मुद्दे पे आकर अटक गए। जी हाँ, आप अपील में जाएं या अगर ऑर्डर हो चुका है तो आप उन असेसिंग ऑफिसर साहब से कहें कि साहब ये रविंद्र कुमार अरोड़ा का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, नटराजन साहब का मद्रास हाई कोर्ट का केस है कि अगर आपने निवेश अपने पैसे से किया है तो सेक्शन 54 में भले ही आपकी वाइफ का नाम ऐड हो गया हो, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आधा उनके नाम नहीं जा सकता। यही नहीं है, मैंने तो जो रहस्य खोला वो तो यहां तक खोला कि आपने पूरा ही अगर अपनी श्रीमती जी के नाम ले लिया था तब भी आपको पूरा बेनिफिट रिजवी साहब मिलेगा। आप इन दो रूलिंग्स का हवाला दीजिए और इसके आप अपील में जाना चाहते हैं अपील में जाइए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये केस आप जीत के आएंगे और जब जीतेंगे लक्ष्मण हमें बड़ी खुशी होती है जब को बताते हैं कि टैक्स बच गया। अब बिल्कुल बताइएगा कि आप केस जीते कि नहीं जीते, क्योंकि जो हवाला इन्होंने दिया वो बहुत ही पुख्ता जानकारी है। इसके आधार पर उम्मीद करता हूं कि आपके ऊपर जो टैक्स की देनदारी बन रही है वो काफी हद तक बचती हुई दिखेगी। मुंबई से एक दूसरे कॉलर हमारे साथ हैं डी कार्निक जी। कार्निक जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या जी मेरी एक शॉप के बारे में एक लीगल मैटर में पेंडिंग है फॉर 25 ईयर्स। तो अभी एक प्रपोजल आया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का। ठीक है। अभी उसकी शॉप की सर्कल रेट से वैल्यू 60 lakhs है। ठीक है। और ऑफर भी फॉर 15 lakhs ओनली, 1/4 है जो सर्कल रेट का। तो मुझे ये इनकम टैक्स की भी वरी क्योंकि वो नॉर्मली वो तो सर्कल रेट से जाते हैं और एडिशनल टैक्स मुझे देना पड़ेगा वगैरह। तो उसके बारे में गाइडेंस चाहिए था कैसे प्रेजेंटेशन करने का, तो बिल्कुल अननेसेसरी कैपिटल गेन टैक्स प्रॉब्लम नहीं आए। बिल्कुल, हमारे साथ टैक्स गुरु हैं कोहली साहब। अभी हम लोग कैपिटल गेन की ही बात कर रहे थे, उसको बचाने के रहस्य बताए इन्होंने। अब आपकी समस्या का भी समाधान करें कोहली साहब। जी हाँ कार्निक साहब, देखिए एक हैदराबाद का लक्ष्मण केस था, अरुणा कमूरी मुझे याद है, हैदराबाद का केस है। इतने सारे केस याद कर लेते हैं। अब क्या करें, जब आप सारा दिन इनका जाप करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाते हैं। तो कार्निक साहब इस केस में यही मसला था। तो वहां पर फैसला ये निकल के आया कि जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मैटर आता है तो इसमें वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी होता है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू करेगा, क्योंकि डिस्प्यूटेड अमाउंट निकल के आ रहा है, तो इसमें 50C जो सेक्शन होता है जिसका आपको अंदेशा है, 50C बिल्कुल लागू होगा, परंतु जो वैल्यू निकाली जाएगी वो वैल्यूएशन ऑफिसर पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अगर डिफरेंस बचता है तो 50C यहां पर अप्लाई किया जाएगा, वरना 50C नहीं अप्लाई होगा। तो मेरी आपको सलाह यह है कि आप इसी लाइंस पर चलें और पहले आप वैल्यूएशन ऑफिसर से इसकी वैल्यू निकलने दें, क्या जो आपको मिला है वो वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से कम है या ज्यादा है, उसके बाद 50C यहां पर लागू किया जाएगा। थोड़ा सा मामला पेचीदा है, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको बिल्कुल सही वैल्यू पता लग जाएगी। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं सरोज वोहरा जी का, जो इन्होंने ईमेल से भेजा है। दरअसल इनकी समस्या ये है कि इन्होंने 31 अक्टूबर 2005 को 9,99,250 रुपये में फ्लैट खरीदा था और 25 फरवरी 2021 को 2005 में खरीदा था और 2021 को इन्होंने 37,50,000 रुपये में इसको बेच दिया। ठीक ठाक प्रॉफिट पे इन्होंने बेचा है। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत जो है इनको 25,67,000 रुपये दिख रही है और कैपिटल गेन 11,83,000 रुपये बनता है, ऐसा इनका मानना है। तो मुझे इस साल ये जानना चाहती हैं कि मुझे इस साल नवंबर के अंत में कितना ब्याज भरना होगा। सरोज जी का ऐसा लग रहा है मामला जैसे कि लक्ष्मण इनसे ये डिक्लेयर करना शायद रह गया, ये इनको डिक्लेयर नहीं कर पाई। तो आप देखिए, अगर तो आप एज ए बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकती हैं तो आप एज ए बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा आपके पास विकल्प रहता है, आजकल तो अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी है 139(8)(a) के अंतर्गत। तो आप या तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करके अपना रिवाइज, अगर असेसमेंट हो चुका है तो फिर तो आप रिवाइज नहीं कर सकते,
नहीं तो आप 139(8)(a) के अंदर 25% अतिरिक्त टैक्स देके, आपको पता होगा जो नया प्रावधान आया जिसके अंतर्गत आप रिटर्न अपनी अपडेट कर सकते हैं, आप उसमें सरोज जी अपनी रिटर्न फाइल करके, क्योंकि आपके सवाल क्योंकि ईमेल से आया है तो ऐसा लग रहा है कि ये डिक्लेयर होने से रह गया है और आप उसकी अब ये त्रुटि की पूर्ति करना चाहते हैं, आप इस गलती को ठीक करना चाहते हैं, तो अपडेटेड रिटर्न 139(8)(a) के अंदर इसीलिए ये सहूलियत दी। और लक्ष्मण, ये सहूलियत तभी है अगर सरकार को फायदा हो रहा हो, अगर एसएससी को फायदा हो रहा हो तो 139(8)(a) की सहूलियत उपलब्ध नहीं होती। बड़ा नाइंसाफी है तब तो। अब है ऐसा ही है, जैसे क्या कर सकते हैं।